The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस कोर्स में सबसे पहले मैंने आपके साथ एक चार्ट डिस्कस किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस रेंज के रेडिएशन से कौन सी ट्रांजिशन हो सकते हैं और उस टाइप के ट्रांजिशन से आप लोग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो मॉलिक्यूल के बारे में। उसके बाद हम लोग रोटेशन स्पेक्ट्रा को स्टार्ट कर रहे थे और रोटेशन स्पेक्ट्रा को पढ़ने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए और आपको अपने मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करना भी आना चाहिए एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रोटर। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने मॉलिक्यूल क्लासीफाई करना सीखा, उसके बाद हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ लिया और उसके बाद हम लोगों ने रोटेशन स्पेक्ट्रा को स्टार्ट किया था और अभी तक बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रोटेशन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है, चाहे वो ग्रोथ सिलेक्शन रूल हो या फिर वो आपका स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 7 of molecular spectroscopy. अभी तक 6 lectures already अपलोड कर चुका हूँ एंड आई होप कि आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग से ही फॉलो किया होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से फॉलो नहीं किया है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, आप लोग स्टार्टिंग से फॉलो करना चाहते हो तो उस केस के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो और अपने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना भी स्टार्ट कर दो। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन स्पेसिफिकली फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिलेक्शन रूल क्या होता है जब हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं। तो सिलेक्शन रूल को आप लोग दो कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं, एक आपके पास क्या होता है ग्रोथ सिलेक्शन रूल और एक आपके पास क्या होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ग्रोथ सिलेक्शन रूल क्या होता है, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या होता है, ये आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ग्रोथ सिलेक्शन रूल को। टू ऑब्जर्व प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इफ परमानेंट डाइपोल मोमेंट इज 0 देन देयर विल बी नो इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद रेडिएशन इन माइक्रोवेव रीजन। इसका मतलब क्या है, अगर आपके मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है तभी वो रोटेशनली एक्टिव होगा, अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो वो रोटेशनली एक्टिव नहीं होगा। और अगर आपका मॉलिक्यूल रोटेशनली इनएक्टिव है इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग माइक्रोवेव रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैटर के ऊपर डालोगे तो कोई भी इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा और आपके रेडिएशन और माइक्रोवेव के बीच कोई रेडिएशन नहीं होगा तो आपके पास कोई भी स्पेक्ट्रा जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब अगर डाइपोल मोमेंट 0 तो आपके पास कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, कोई ट्रांजिशन नहीं होगा तो आपके पास कोई भी स्पेक्ट्रा जनरेट होकर नहीं देगा। फॉर एन एग्जांपल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक O2, H2, N2, इन सभी मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट है जो म्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। इसीलिए सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे होते हैं रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं। या फिर आपके पास अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल है और उसके एटम का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो उस केस के अंदर भी आपका जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशनली इनएक्टिव हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CO2, फिर मैंने लिखा हुआ है CS2, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये तीनों ही मॉलिक्यूल्स लीनियर हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल का मेरा मतलब क्या है कि अगर आप लोग सेंटर के अंदर कोई पॉइंट लेते हो, अगर आप लोग सेंटर से राइट में जाओगे तो जो एटम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो सेम एटम आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लोग सेंटर से लेफ्ट में जाओगे। तो यहाँ पर भी क्या था ऑक्सीजन था, यहाँ पर भी आपके पास क्या है ऑक्सीजन ही है। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो लीनियर है और उसके एटम का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है तो उस केस के अंदर आपका जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशनली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर लीनियर है और आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है तो उस केस के अंदर आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाने वाला है रोटेशनली इनएक्टिव हो जाने वाला है, क्योंकि इन टाइप के मॉलिक्यूल्स का भी क्या होता है डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इसीलिए क्या होते हैं रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल आएगा HCN टाइप का, अब HCN जो मॉलिक्यूल है
HCN, ये मॉलिक्यूल आपके पास कैसा होता है, लीनियर ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर राइट में जाओगे तो नाइट्रोजन मिलेगा और लेफ्ट में जाओगे तो क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन मिलने वाला है। यानी कि जो एटम्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है। तो HCN क्या होगा, रोटेशनली एक्टिव होगा। उसी तरीके से आप लोग ढूंढ सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास रोटेशनली एक्टिव होता है और कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास रोटेशनली इनएक्टिव होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो इनएक्टिव है, अगर है तो वो एक्टिव है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको वो भी लिखा हुआ है, स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल आर ऑल्सो रोटेशनली इनएक्टिव, क्योंकि आपको पता है कि स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट रखते हैं और उस केस के अंदर भी आपके पास जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, जो नेट डाइपोल मोमेंट निकल कर आएगा वो आपके पास क्या निकल कर आने वाला है, जीरो ही निकल कर आने वाला है। जैसे कि CH4, CF4, इन सभी मॉलिक्यूल्स का आपके पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है और इसीलिए मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पास रोटेशनली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं। लीनियर मॉलिक्यूल विद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम आपके पास क्या होते हैं, रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं। और साथ ही साथ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं। ये सभी बातें आपको पता है ग्रोस सिलेक्शन रूल से। तो ग्रोस सिलेक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ना है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। लेकिन उससे पहले आपके सामने मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। अगर आपको एक चार्ट देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो नोट्स को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा ही रहे हो तो जाने से पहले बीच में एक लाइक आएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई भी नया लेक्चर अपलोड करूँ। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुल मिलाकर मैंने इन टोटल यहाँ पर 11 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। इन 11 मॉलिक्यूल्स का रोटेशनली एक्टिव हैं या फिर नहीं एक्टिव है, उनका रिजल्ट भी मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो आपको भी इन मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करना आना चाहिए। फर्स्ट कॉलम में मैंने मॉलिक्यूल्स के नाम लिखे हुए हैं, मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है पॉइंट ग्रुप। अब पॉइंट ग्रुप आपको यहाँ पर कंप्लीटली नहीं निकालना है, जितनी ज़रूरत है पॉइंट ग्रुप की उतना ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर आपके पास हाई ऑर्डर के पॉइंट ग्रुप के मॉलिक्यूल हैं तो उसके अंदर आपको पता ही होगी, आप ऑक्टाहेड्रल है फिर टेट्राहेड्रल है, तो आप लोग डिसाइड कर लो कि आप जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, वो स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है। अगर स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है तो वो क्या हो जाएगा, रोटेशनली इनएक्टिव आपके पास हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके मॉलिक्यूल के पास हाई ऑर्डर सिमेट्री नहीं है तो उस केस में आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके मॉलिक्यूल के पास C2 एक्सिस है, आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो C2 है या फिर C2 से बड़ी है। अगर C2 है तो उस केस के अंदर आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास C2 से बड़ी एक्सिस है, या तो C3 है या फिर C3 से बड़ी एक्सिस है, उस केस के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। और सिमेट्रिक को भी आप क्लासीफाई कर सकते हो एज प्रोलेट एंड ओब्लेट, वो सब भी आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सीख चुके हो। तो यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ NH3 मॉलिक्यूल की, तो NH3 मॉलिक्यूल के पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो C3 एक्सिस है, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो एक्सिस है वो कैसी है, ग्रेटर देन C2 है। अगर ये ग्रेटर देन C2 मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, आपके पास सिमेट्रिक हो जाएगा और ये आपके पास कैसा हो जाता है, रोटेशनली एक्टिव हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर क्लासीफाई किया हुआ है, उनकी माइक्रोवेव रीजन के अंदर एक्टिविटी को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो सारे मॉलिक्यूल्स को कर देखिए। अगर आपको किसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको उस डाउट को सॉल्व कर दूं। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि CF3I आपके पास एक्टिव है या नहीं। तो मॉलिक्यूल्स ये भी हो सकते हैं या फिर कोई और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इन 11 मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से आपने ईमानदारी से इनको कर देख लिया, तो आप लोग बाकी सभी मॉलिक्यूल्स को भी आराम से कर लोगे। तो ये सब प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या होता है। तो स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल फॉर एनी स्पेक्ट्रा इज गवर्न्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल। ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल की हेल्प से आप लोग क्या निकालने वाले हो, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल निकालने वाले। जो आप लोग पढ़ते हो ना कि आपके रोटेशन मोशन के जो आपका डेल्टा J है वो क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। तो इसका डेरिवेशन भी आपको पढ़ना है। डेरिवेशन के ऊपर से भी क्वेश्चन आ चुका है। और डेरिवेशन कहाँ से शुरू होता है, आपके पास ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल से शुरू होता है। अब ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या होता है उसके बारे में थोड़ी देर के अंदर बात करने वाले। उससे पहले आप लोग ये समझ लो कि जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल। ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या है हमें नहीं पता। मान लीजिए इसको मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ,
TMI बोल रहा है, मेरे पास क्या है, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल है। तो यही स्टेटमेंट आपसे कह रही है कि जो रेट है ट्रांजिशन का, जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है, अब ट्रांजिशन में मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है, दो एनर्जी लेवल्स हैं, एक आपके पास क्या है यहाँ पर L एनर्जी लेवल है, आपके पास यहाँ पर क्या है M एनर्जी लेवल है। तो अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल L एनर्जी लेवल के अंदर है तो यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये क्या होने वाला है, आपके पास ट्रांजिशन होने वाला है। तो ये जो रेट है इस ट्रांजिशन का, ये जो रेट आपके पास यहाँ पर है इस ट्रांजिशन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल के स्क्वायर के बराबर। अब ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल आप लोग कैसे निकालते हो, ये आप लोग निकालते हो विद द हेल्प ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। सब कुछ क्वांटम केमिस्ट्री की ही देन है। अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा तो आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बोलने वाले बहुत बोलते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते वक्त, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वांटम केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते वक्त। क्वांटम केमिस्ट्री के बिना आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ ज़रूर सकते हो, लेकिन समझ नहीं सकते। अगर समझनी है तो आपको क्वांटम केमिस्ट्री को पहले ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या होता है। सबसे पहले ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। फॉर ए ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट L to M, अगर आपके पास कोई दो स्टेट है MNL और आपका जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, L स्टेट से M की तरफ आपका क्या होने वाला है, ट्रांजिशन होने वाला है। तो आप लोग ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर आप लोग म्यू लिखने वाले हो, उसको क्या लिख लोगे, L to M लिखोगे। अब इसको आप लोग उल्टा भी लिख सकते हो, आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, म्यू भी लिख कर क्या लिख सकते हो, L to M लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखें जहाँ से ट्रांजिशन आपका शुरू हो रहा है वहाँ से आपको क्या करना है, आपके एरो को स्टार्ट करना है। अगर ट्रांजिशन L से M की तरफ हो रहा है तो एरो L पे स्टार्ट होगा और M पे क्या होगा, ख़त्म होगा। अब L और M की पोजीशन आप लोग इंटरचेंज कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एरो का आपको ध्यान रखना है और म्यू का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिलता है, क्वांटम केमिस्ट्री से मिलता है। तो क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि आखिर एवरेज वैल्यूज़ को आप लोग कैसे निकालते हो। अगर आपको पोजीशन निकालना है तो पोजीशन के ऑपरेटर को आपको फंक्शन के बीच में सैंडविच बनाकर डालना है और उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो सेम उसी तरीके से अगर आपको ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल को निकालना है तो ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल के ऑपरेटर को फंक्शन के बीच में सैंडविच बनाकर इंटीग्रेट कर दो। अभी जो फंक्शन के बीच में सैंडविच बनाना है, ये फंक्शन आपके पास कौन कौन से होंगे, तो जैसा कि आपके पास यहाँ पर दो एनर्जी लेवल हैं, एक आपके पास क्या है, L है, आपके पास क्या है, M है। तो L के कोरस्पॉन्डिंग, L एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा, उसे मैं क्या बोल देता हूँ, साई L बोल देता हूँ। उसके बाद जो आपके पास M एनर्जी लेवल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होने वाला है, कोई ना कोई वेव फंक्शन होने वाला है, इसे मैं क्या बोल देता हूँ, साई M बोल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है म्यू L to M, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, L से M की तरफ हो रहा है। इस एनर्जी लेवल का जो सेवियर क्या है, साई L है, इसका आपके पास क्या है, साई M है। तो ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल को निकालने के लिए मान लीजिए आपको कोई ऑपरेटर चाहिए, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर लिख दिया। तो ऑपरेटर के साइड में आप लोग क्या कर दो, साई L कर दो, इधर क्या लगा दो, साई M लगा दो। स्टार लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई इमेजिनरी पार्ट है तो उसको एडजस्ट करने के लिए स्टार लगाते हैं, कॉन्जुगेट लगाते हैं। लेकिन अगर फंक्शन के अंदर कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो स्टार लगाने से कोई भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इसको इस वे के अंदर लिख रहे हो तो आपके पास जो फंक्शन है साई M और साई L, ये आपके पास नॉर्मलाइज्ड भी होने चाहिए। तो फॉर्मूले के अंदर ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जाएंगे। इन द एंड आपको बस ये याद करना है कि जो आपका डेल्टा J है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए +-1 होता है, लेकिन डिराइव कैसे होता है वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आ चुका है। अब इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि सर जो ऑपरेटर आप लोग यहाँ पर, जो ऑपरेटर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, आखिर ये ऑपरेटर क्या ऑपरेटर है और कहाँ से आपको पता चलेगा कि आखिरी ऑपरेटर आप लोग कौन सा यूज़ करने वाले हो। तो जिस भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल को पढ़ते हो, उसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास ग्रॉस सिलेक्शन रूल होता है, वहीं से आप लोग इस ऑपरेटर को निकाल सकते हो। जैसे कि अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्रॉस सिलेक्शन रूल आपसे कह रहा है कि यहाँ पर अगर आपके मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है तो आपका मॉलिक्यूल है वो रोटेशनली एक्टिव होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं है तो रोटेशनली इनएक्टिव होगा। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और डाइपोल मोमेंट ही यहाँ पर आपका ऑपरेटर का काम करेगा। जब आप लोग ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल निकालोगे, सिलेक्शन रूल पढ़ोगे, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल पढ़ोगे कॉरस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये जो ऑपरेटर आप लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले क्या करने वाले हो, डाइपोल मोमेंट को करने वाले हो। और ये ऑपरेटर आपको कहाँ से मिला, ये
आपको मिला ग्रोस सिलेक्शन रूल से। इसका मतलब स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल को डिराइव करने के लिए आपको ग्रोस सिलेक्शन रूल की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही थी। जो बात मैंने आपको यहाँ पर बोली वो मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है। द अबव इज डिटरमाइंड बाय ग्रोस सिलेक्शन रूल, मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे आपका सही कर लो। द ऑपरेटर अबव इज डिटरमाइंड बाय ग्रोस सिलेक्शन रूल, हेयर ऑपरेटर इज डायपोल मोमेंट। अब आपको ये भी पता है कि डायपोल मोमेंट डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है। अगर वो डायरेक्शन स्पेसिफिक है तो उसे आप लोग एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग लेकर चलते हैं। अब डायपोल मोमेंट को भी आप लोग म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हो, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल को भी आप लोग क्या करते हो, म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन जब भी आप लोग म्यू को रिप्रेजेंट करोगे एज ए ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, तो जिस भी एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांजिशन हो रहे हैं आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको अलग से नोटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पर एनर्जी लेवल को नहीं लिखा तो आपका ये जो म्यू है ये ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल नहीं है, ये म्यू आकर क्या बन जाएगा, डायपोल मोमेंट बन जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं, आपका जो डायपोल मोमेंट है उसे सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के लोग ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसे क्या बोलने वाला हूँ, म्यू जेड बोलने वाला हूँ। तो कहीं भी आपको म्यू जेड देखा मिलेगा तो मतलब क्या है, ये जेड एक्सिस के अलोंग डायपोल मोमेंट। अगर आपको देखने को मिलेगा म्यू L2 में, आपके पास क्या है, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, जब आपके पास ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, L से M की तरफ हो रहा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कब आपको जो म्यू है वो ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल है, कब आपको जो म्यू है वो क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको यहाँ पर नहीं होना है। इन केस ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा द ट्रांजिशन कैन अकर फ्रॉम ए पर्टिकुलर लेवल टू इमीडिएट नेबर आइदर अबव और बिलो, मीन्स J चेंजेस ओनली बाय 1 यूनिट। ये आपको पता भी है कि आपको जो डेल्टा J है वो आपके पास क्या है, +-1 के बराबर होता है। एक बार मैं पीछे देख लेता हूँ, शायद मैंने यहाँ पर कोई चीज़ मिस की है। यस, मैंने यहाँ पर ये डब्बा मिस कर दिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है डब्बा। तो डब्बे में मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आपका म्यू M to L 0 हो गया तो इस केस में जो आपका ट्रांजिशन है वो क्या हो जाता है, फॉरबिडन हो जाता है। लेकिन अगर आपके म्यू की कोई भी वैल्यू आती है, बस वो 0 के बराबर ना हो, तो उस केस में जो आपका ट्रांजिशन है वो क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी अभी आपने ऊपर स्टेटमेंट के अंदर बोला था कि जो आपका रेट ऑफ ट्रांजिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल के बराबर होता है। यानी कि अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल Lth एनर्जी लेवल के अंदर है और अगर ये mth में जाना चाहता है, जो रेट यहाँ पर इसका है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपके पास म्यू L2M के बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अगर आपका ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल 0 के बराबर हो गया तो जो आपका रेट है वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 के बराबर हो जाएगा। अगर आपका रेट ऑफ ट्रांजिशन 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा तो आपके पास यहाँ पर कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपका म्यू 0 यानी कि अगर आपका ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल 0, तो आपके पास कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा, यानी कि ट्रांजिशन क्या हो जाने के पास फॉरबिडन होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास म्यू की कोई वैल्यू होगी, बस वो 0 के बराबर ना हो, उस केस में जो आपका ट्रांजिशन वो क्या होता है, अलाउड होता है। अब जो बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, मैंने आपको अभी बताया है कि जो आपका डेल्टा J है वो +-1 होना चाहिए और जो आपका डेल्टा MJ है वो या तो 0 के बराबर हो जाए या फिर +-1 के बराबर हो जाए। इस बात को आपको ऐसा याद होनी चाहिए। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर आपका स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या है। वैसे तो तीनों ही कंडीशन, चाहे वो बोर फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो सिलेक्शन रूल हो, चाहे वो आपके पास पॉपुलेशन रेशो हो, वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल और पॉपुलेशन रेशो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बोर फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन रूल आज पढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन रेशो को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अब सिलेक्शन रूल आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका डेल्टा J है वो क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। इसका मतलब जब आप लोग ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल निकालोगे और आपका ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, 0 से 1 की तरफ हो रहा है, तो जो आपका म्यू है, जो आपका ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल है, वो आपका 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो 0 आता तो आपका 0 से 1 वाला भी क्या हो जाता, फॉरबिडन हो जाता। लेकिन आपको पता है कि जो डेल्टा J है वो +-1 क्या है, अलाउड है। इसका मतलब 0 to 1 क्या होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए। अगर ये अलाउड होगा तभी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है। या फिर आप इसको रिवर्स भी बोल सकते हो। अगर आपका म्यू 0 to 2 अगर आपका 0 के बराबर है, अगर आपका म्यू 0 से 0 के बराबर है, तो आपके पास क्या होने वाला है, इसको आप लोग फॉरबिडन बोलोगे। और आपको पता भी है कि जो आपका डेल्टा J है ना तो वो 2 के बराबर होना चाहिए, ना ही वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर आपका डेल्टा J 2 के बराबर होगा या फिर 0 के बराबर होगा, तो जो आपका
ट्रांजिशन है वहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब जो ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल वो क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। ये 0 के बराबर कैसे आया, इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग याद रखो कि अगर आपका ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल 0 है तो उस केस के अंदर आपके पास यहाँ पर जो ट्रांजिशन वो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल की कोई वैल्यू आती है, बस वो 0 के बराबर ना आए, तो उस केस में वो ट्रांजिशन क्या हो जाता है, आपके पास अलाउड हो जाता है। अब मैंने इस चीज़ को यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर लिखा भी हुआ है। शो दैट फॉर प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा द अलाउड ट्रांजिशन इज डेल्टा जे इक्वल टू +-1 एंड द फॉरबिडन ट्रांजिशन इज डेल्टा जे इक्वल टू 0, डेल्टा जे इक्वल टू +-2। 0 करके दिखा देंगे, 2 को दिखा देंगे, फिर जो आपके पास डेल्टा जे इक्वल टू +-3 है, डेल्टा जे इक्वल टू +-4 है, तो वो सब भी आपके पास क्या होते हैं, फॉरबिडन ही होते हैं। उन सबको प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ 0 को प्रूफ कर लेंगे और 2 को प्रूफ कर लेंगे और 1 को भी प्रूफ कर लेंगे कि 1 जो है वो आपके पास अलाउड है और 0 और 2 जो है वो आपके पास अलाउड नहीं है। ऊपर से यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड फ्रॉम z डायरेक्शन दैट इज म्यू z इक्वल टू म्यू कोस थीटा, यानी कि जो आपके पास डायपोल मोमेंट है वो भी आपको z एक्सिस के अलोंग ही यहाँ पर कंसीडर करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है CSIR नेट के अंदर, क्वेश्चन किस पार्ट से आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ ये प्रूफ कैसे करना है, उसको याद कैसे करना है, वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सोल्यूशन में यहाँ पर लिखा हुआ है द ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल फॉर j इक्वल टू 0 टू j इक्वल टू 1। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दो स्टेट है यहाँ पास, यहाँ पर क्या है, j इक्वल टू 0 है और यहाँ पर आपके पास क्या है, j इक्वल टू 1 है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, 0 से 1 की तरफ हो रहा है, तो क्या लिखोगे आप लोग, 0 से 1 की तरफ हो रहा है। तो या तो आप लोग उसे इस तरीके से लिख लो या फिर आप लोग उसे कैसे लिख सकते हो, 0 से 1 की तरफ हो रहा है। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सही है, ऐसा नहीं है कि कोई रिप्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पर गलत है। दोनों ही तरीके से आप लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। म्यू 0 से 1 क्या हो जाएगा, साई 1 का स्टार ऑपरेटर साई 0 डी टाउ। ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिया है, क्वांटम केमिस्ट्री से लिया है। उसके बाद आपका जो ऑपरेटर आपके पास कौन सा होने वाला है, कैसा ऑपरेटर आप लोग यहाँ पर, डायपोल मोमेंट का लोगे। गिवन भी है, क्या गिवन है, म्यू जेड इक्वल टू म्यू कोस थीटा। अब इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन आप लोग कहाँ से लेने वाले हो, तो वेव फंक्शन भी आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हो। हाइड्रोजन एटम को पढ़ते हुए आप लोग रोटेशन मोशन को भी कंसीडर कर लेते हो। अगर आप लोग हाइड्रोजन मोशन के अंदर से रेडियल वाले पार्ट को हटा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो सारा की सारा प्योर रोटेशन आपका वो निकल कर आ जाएगा। यानी कि आपका जो एंगुलर पार्ट होता है हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त, वहीं पर ही आप लोग रोटेशन मोशन को भी अच्छे से कवर कर लेते हो और एंगुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करते हो YLM के साथ। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, L आपके पास क्या है, L की वैल्यू अगर 1 होगी, M की वैल्यू के पास क्या है, मान लीजिए 0 है, तो आप लोग कैसे बोलते हो उसको, Y10 बोलते हो। तो ये आप लोग कहाँ यूज़ करते हो, LM आप लोग कहाँ यूज़ करते हो, हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त करते हो। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर से आप लोग रेडियल पार्ट को निकाल लो या फिर सिर्फ एंगुलर पार्ट को लेकर आ जाओगे तो आपके पास क्या बन जाता है, प्योर रोटेशन बन जाता है। और जैसे ही आप लोग हाइड्रोजन एटम से प्योर रोटेशन की तरफ बढ़ते हो तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है, L को रिप्लेस किससे करते हो आप लोग, J से रिप्लेस करते हो, और ML को रिप्रेजेंट किससे कर देते हो आप लोग, MJ से कर देते हो। यहाँ पर आपके पास क्या आता है, ये आपके पास क्या होता है, ML होता है। तो ML को आप लोग किससे चेंज कर दोगे, MJ चेंज कर दोगे। L को किससे चेंज कर दोगे आप लोग, J से चेंज कर दोगे। हाइड्रोजन एटम से आप लोग कहाँ पर आ जाओगे, फिर प्योर रोटेशन की तरफ आ जाओगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर प्योर रोटेशन तक पहुंच सकते हो। तो प्योर रोटेशन के लिए आप लोग कैसे इस फंक्शन को लिख सकते हो, कैसे इस फंक्शन को याद कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें याद डिराइव हम लोग कहाँ करते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ। तो जो आपके पास यहाँ पर Y10 है वो आपके पास क्या होता है, n कोस थीटा होता है। जो Y00 आपके पास क्या होता है, 1/4 होता है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने प्रूव की हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। आखिर Y10 कैसे निकालते हो, Y00 कैसे निकालते हो, Y20 कैसे निकालते हो, Y21 कैसे निकालते हो, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर प्रूफ किया है। तो अगर आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 देख लीजिए, ताकि आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी के लिए मैं वहाँ से सीधा वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ और अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन पुट कर दिया Y10 ऑपरेटर Y00 डी टाउ। उसके बाद मुझे Y10 की वैल्यू पता है, Y00 की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू को पुट करूँगा। ऑपरेटर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन थी, ऑपरेटर की वैल्यू को भी मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो Y10 क्या होता है, n कोस थीटा, या आपके पास क्या है Y10 है, या आपके पास क्या है, ऑपरेटर है म्यू कोस थीटा। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपके पास Y00, या आपके पास क्या है 1/√4π। तो यहाँ पर भी ये चीज़ भी आपके पास निकल कर आ जाएगी। फिर आपके पास क्या बच गया, डी टाउ। डी टाउ क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये सभी चीज़ें क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। सभी चीज़ों की वैल्यू को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो,
थीटा वाले पार्ट को एक तरफ, फाई वाले पार्ट को एक तरफ। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, एन बाहर निकाल लिया, म्यू बाहर निकाल लिया, 1/4 भी मैंने बाहर निकाल लिया। बच क्या गया, थीटा वाले पार्ट में बच गया इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ऑफ 0 से 2 पाई की यहाँ पर मैंने लिमिट को लगा दिया। अब इन इंटीग्रेशन को भी हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री में सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ये जो इंटीग्रेशन निकल कर आएगा 2/3, ये कितना निकल कर आएगा 2 पाई निकल कर आएगा। कितना भी निकल कर आए उससे हमें मतलब नहीं है, बस 0 नहीं आना चाहिए था। तो ना तो ये 0 के बराबर है, ना ही ये 0 के बराबर है, ना ही आपके पास ये 0 के बराबर है। इसका मतलब जो आपके पास म्यू 0 to 1 है क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और अगर ये नॉन जीरो हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा J = +-1 तो भाई अलाउड है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग प्रूव करते हैं कि क्यों भाई डेल्टा J = 2 जो है वो फॉरबिडन होता है, क्यों आपका डेल्टा J = 0 जो है वो फॉरबिडन होता है। इन सब को भी हम लोग यहाँ पर ही प्रूव कर लेते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट, अभी हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था म्यू 0 से 1 के ट्रांजिशन के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, म्यू 0 से 2। तो जब मैं 0 से 2 करूँगा तो मैं यहाँ पर जो साई 2 है यानी कि जो सेकेंड एनर्जी लेवल है उसके फंक्शन को लूँगा, ऑपरेटर को लूँगा, और ग्राउंड एनर्जी यानी कि जो 0 एनर्जी लेवल है उसके फंक्शन को लूँगा। तो साई 0 सेम ले लिया, डी टाउ भी सेम है, ऑपरेटर भी सेम है। बस जब मैं 0 से 2 की बात करूँगा तो ये फंक्शन किसका बन जाएगा, आपके पास सेकेंड एनर्जी लेवल का बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा y20। तो अब आपको y20 की वैल्यू भी चाहिए। तो y20 की वैल्यू को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ किया हुआ है n × में 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ये वैल्यू कैसे निकल कर आई, इसको जानने के लिए आपको क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो ये वैल्यू हो गई है y20 की। उसके बाद क्या आपके पास म्यू जेड है, तो म्यू जेड किसके बराबर हो गया, आपके पास म्यू कोस थीटा के बराबर हो गया। उसके बाद y00 आपको पता ही है 1/4 पाई के बराबर है। साइन थीटा डी थीटा डी फाई आपके पास क्या है, ये डी टाउ है। उसके बाद कांस्टेंट को बाहर निकालो, थीटा वाला पार्ट एक साइड, फाई वाला पार्ट एक साइड, इंटीग्रेट करके देख लो 0 आ रहा है या फिर 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आएगा तो आपके पास वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो फॉरबिडन हो जाएगा। लेकिन अगर 0 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, वो अलाउड हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग इनको अलग अलग करोगे, कांस्टेंट को बाहर निकालोगे, थीटा वाला पार्ट एक साइड कर दिया, फाई वाला पार्ट एक साइड कर दिया। ये आपके पास पूरा क्या है, थीटा वाला पार्ट है, इसको मैंने एक साइड कर दिया है। ये आपके पास क्या है, फाई वाला पार्ट है। अब एक इंटीग्रेशन मैंने आपको याद कराया था क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ाते हुए, मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई इस टाइप का इंटीग्रेशन हो, कोस के ऊपर कोई भी पावर n थीटा इंटू में साइन थीटा डी थीटा। अब अगर आपके पास ये जो n है, ये n अगर आपके पास ओड होगा, अगर ये n आपके पास क्या है, ओड है, तो जो आपका इंटीग्रल वो क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये n है जो अगर आपके पास इवन होगा तो उस केस में आपका जो इंटीग्रल है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पास n क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है 3 यानी कि क्या है, ओड है। तो ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पास 0 के बराबर हो जाएगा। सेम उस तरीके से यहाँ पर आपके पास n क्या है, 1 है, ये भी क्या है आपके पास, ओड है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0। अगर ये वाले पार्ट 0 बन गया, इसका मतलब आपका पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब म्यू 0 से 2 क्या निकल जाएगा, आपके पास 0 निकल जाएगा। और अगर ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल 0 बन गया, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर 0 से सेकंड एनर्जी लेवल का जो ट्रांजिशन है ये क्या हो जाएगा, पास फॉरबिडन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रूव करते हो कि कौन सा ट्रांजिशन आपके पास अलाउड है, कौन सा ट्रांजिशन आपके पास फॉरबिडन है। जैसे मैंने प्रूव किया है म्यू 0 से 2, वैसे ही आप लोग प्रूव कर सकते हो म्यू 0 से 0। प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सेम उस तरीके से मेरे को लिखना है। म्यू 00 क्या हो जाएगा, y00 म्यू z y00। ये क्या है, ऑपरेटर है, क्या है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। वैल्यू को पुट कर दो, y00 क्या होता है 1/√4 पाई, 1/√4 पाई, बीच में क्या है, ऑपरेटर क्या है, म्यू कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा डी फाई। इनकी वैल्यूज को पुट करो, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा साइन थीटा। तो कोस की जो पावर है वो क्या है, 1 है, यानी कि ओड है, यानी कि ये क्या है, 0 है। अगर ये 0 आ गया तो म्यू 0 म्यू 0 से 0 क्या हो जाएगा, 0। और ये जो ट्रांजिशन है क्या हो जाएगा, पास फॉरबिडन हो जाएगा। थस डेल्टा J = +-1 अलाउड, डेल्टा J = 0 फॉरबिडन, डेल्टा J = 2 भी क्या हो जाएगा, पास फॉरबिडन हो जाएगा। तो अब आपका सिलेक्शन रूल कंप्लीट हो चुका है फॉर रोटेशन स्पेक्ट्रा के लिए। यही चीज़ें हमें सेम करनी पड़ेगी जब भी हम कोई और स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे। अगर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तब भी क्या पढ़ना पड़ेगा, बोर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल क्या होता है, तो क्या पढ़ेंगे, आपका पॉपुलेशन रेशो क्या होता है। तो सिलेक्शन रूल आप लोगों ने आज पढ़ लिया है,
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाऊंगा पॉपुलेशन रेशो, उसके बाद क्वेश्चंस मैं आपको इकट्ठा करा दूंगा सिलेक्शन रूल और पॉपुलेशन रेशो के। बोर फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज़ एप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।